गलत किया देवसेना, औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। Yes, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie called Bahubali 2, The Conclusion. Well, I hope कि आपने इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखा होगा, और अगर नहीं भी देखा होगा तो एज यूजुअल उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से भी जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, बिकॉज अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो इसकी सेकंड स्टोरी को समझने में आपको थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं। और जब मूवी में ही इतना दम है तो क्यों ना उसके दमदार डायलॉग्स और साथ ही उसकी स्टोरी लाइन को बेहतरीन तरीके से आपको दिखाया जाए। Now without wasting time, चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत इस मूवी के फर्स्ट पार्ट के एंडिंग सीन के साथ होती है, जहां पर हमने देखा था कि किस तरीके से भल्लाल देव और बाहुबली ने कालकेय को मौत के घाट उतार दिया था। साथ ही प्रजा और शिवगामी के फाइनल डिसीजन से अमेंद्र बाहुबली को महेशमती सिंहासन मिल जाता है। तभी राक्षस दहन उत्सव आ गया, जो कि 26 सालों में सिर्फ एक बार आता था। राज्य की खुशहाली के लिए ये प्रथा थी कि रानी इस उत्सव को मनाने के लिए राज्य से 30 कोस दूर जंगल में नंगे पांव सर पर अग्निकुंड रखकर अकाल राक्षस का दहन करे, और जब तक संकल्प पूर्ण ना हो पांव रुकने नहीं चाहिए। ऐसा इस प्रथा का नियम था। महारानी को आता देख पूरे गांव वाले उनके स्वागत के लिए उनके जयकारे लगाने लगते हैं। वहां पर 2 बड़े बड़े हाथी भी मौजूद थे, मगर गांव के लोगों का शोर सुनकर वो दोनों हाथियों में से एक हाथी बेकाबू हो जाता है और वहां पर काफी सारी तबाही मचाने लगता है। मगर प्रथा का नियम था कि पैर रुकने नहीं चाहिए, इसलिए शिवगामी अपने पैरों को बिना रोके अग्निकुंड को सिर पर लिए राक्षस दहन के लिए आगे प्रस्थान कर जाती है। कटप्पा उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, मगर महारानी को ये पूजा खत्म करनी थी। और तभी हम देख पाते हैं कि वही बड़ा सा हाथी शिवगामी की तरफ आगे बढ़ता है उन्हें जान से मारने के लिए। ये देख गांव की प्रजा परेशान हो जाती है कि आखिर अब होगा तो क्या होगा। बट तभी एंट्री होती है अमेंद्र बाहुबली की, जो कि एक बड़े महान रथ को लेकर उस हाथी से टकरा देता है और उसका गुस्सा शांत करने के लिए उसके सर पर हल्दी डाल देता है। वेल, दिस वाज अ लेजेंडरी मोमेंट इन दिस मूवी। आपको ये सीन कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। जिसके बाद बारी आती है महेशमती सिंहासन के राजा के राज्याभिषेक की, जहां पर पूरा गांव उन्हें दुआएं देने के लिए पहुंचता है। मगर इस साम्राज्य के नए राजा को देखकर भल्लाल देव और उसके पिता बिज्जला देव बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि वो तो ये चाहते थे कि इस राज्य का असली राजा मेरा बेटा बने। वेल, इसके फर्स्ट पार्ट में मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई थी, जहां पर मैंने कहा था कि भल्लाल देव का भाई मारा जाता है, तो उसको मैं करेक्ट कर देता हूं। वो था भल्लाल देव का बेटा, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी इस पार्ट में, जो कि हालांकि दिखाई नहीं गई। वेल, कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, दूर दूर के राज्यों से शिवगामी के पास में उनके सुपुत्र यानी कि अमेंद्र बाहुबली के लिए शादी के रिश्ते आते हैं। तभी शिवगामी अपने बेटे अमेंद्र बाहुबली को बुलाती है और कहती है कि बेटा तुम्हें देश आटन के लिए निकलना चाहिए। देश आटन इट मींस कि देश में किसी को क्या तकलीफ है, किसी को क्या चाहिए, तो राजा को उसकी परवाह होनी चाहिए। एंड दैट इज द रीजन यहाँ पर शिवगामी बाहुबली को देश आटन पर भेज देती है। मगर राज दरबारी कहते हैं कि अभी तक राज्याभिषेक पूरा नहीं हुआ, उससे पहले राजा जी का देश आटन, ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है, उन पर कोई भी हमला कर सकता है। ये सोचकर शिवगामी कटप्पा को ये जिम्मेदारी देती है कि आज से हर वक्त, हर क्षण, हर दिन तुम बाहु के साथ रहोगे, उसका साया बनकर। जिसके बाद तो ये दोनों ही अपने देशाटन के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में मिलने वाले हर जरूरतमंद की मदद भी करते हैं। वहीं पर हम इस कहानी की लीड हीरोइन यानी कि देवसेना को भी देख पाते हैं, जो कि इस वक्त अपनी यंग एज में होती है। ये कुंतला के राजा की बेटी होती है, जो कि अपने बॉडीगार्ड कुमार वर्मा के साथ मंदिर में पूजा करने के लिए आई होती है। लेकिन तभी कुछ गुंडे उन पर हमला करते हैं और उनका पैसा चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन देवसेना तो अकेले ही सबको पीट कर उनकी हालत पतली कर देती है। वेल, बाहुबली चाहता था उनकी हेल्प करना, मगर इतनी दिलेर और सैन्य कला की माहिर योद्धा को देखकर वो अपने पैर पीछे हटा लेता है। हालांकि उस समय वो गुंडे तो वहां से चले जाते हैं, मगर बाहुबली को शक होता है कि वो लोग हमसे ज्यादा दूर नहीं होंगे, तो क्यों ना कटप्पा उन सभी को धूल चटाई जाए। जिसके बाद तो हमें एक बहुत ही खतरनाक फाइटिंग सीन दिखाया जाता है, जिसमें कटप्पा और साथ ही बाहुबली दोनों मिलकर उन नक्सलवादियों की ऐसी की तैसी करके रख देते हैं। हालांकि बाहुबली उनसे लड़ तो रहा था, मगर उसका ध्यान उन पर नहीं बल्कि उस सौंदर्यशाली लड़की पर था, जिसकी नजर थोड़ी देर पहले उससे मिली थी। वो तो मानो उसके ख्यालों में खो चुका था। और जब वापस से ये दोनों कुंतला की रानी के सामने आते हैं, तो वो उन्हें देखकर डांटने लगती और कहती कि औरतों के पीछे क्या छुप रहे हो, मर्द जैसे हट्टे कट्टे हो, उन लोगों से लड़ाई क्यों नहीं करी तुमने। तो कटप्पा कहते हैं कि ये मेरा भांजा है, ये दिमाग से थोड़ा पैदल है, लेकिन अगर आप लोगों का सहारा मिलेगा तो ये कुछ सीख जाएगा, क्यों ना आप लोग हमें काम दे दें, आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे। तो देवसेना कुमार वर्मा को बुलाकर कहती है कि हालांकि
कि कदकाठी में तो ये सही लग रहे हैं, तो मैंने अपने डिपार्टमेंट में रख लो और कोई छोटा मोटा काम दे देना। अगर तलवार चलाना सीख जाए तो कम से कम द्वारपाल तो बन ही जाएगा। तो कुमार वर्मा कहते हैं कि इसे तलवार चलाना मैं सिखाऊंगा। जिसके बाद इन दोनों को ही कुंतला राज्य में लेकर आया जाता है, जहाँ पर कुमार वर्मा अमेंद्र बाहुबली, जिसे वो एक मंद बुद्धि समझ रहा था, उसे तलवार चलाने की प्रैक्टिस करवा रहा होता है। देवसेना ये सब कुछ देख रही थी। पहले तो बाहुबली मंद बुद्धि होने का नाटक करता है, लेकिन जैसे उसकी नजर फिरती है तो सिर्फ एक बार में एक बड़े से लकड़े के फट्टे के आधे आधे टुकड़े कर देता है और रात को बस उसी के ख्यालों में खोया रहता है। तो कटप्पा उससे पूछते हैं कि आखिर बाहुबली किन ख्यालों में खोए हो, जरा हमें भी तो बताओ। तो उनसे कहता है कि आप वो दो परिंदों को देख रहे हैं, किस तरीके से एक ही डाल पर बैठे हैं। तो कटप्पा कहता है कि आए हाय, क्यों ना मेरे पास आ जाओ, उन्हें मस्त नींबू मिर्ची में निचोड़ के खाऊं, आए स्वाद जन्नत। जहां पर बाहुबली अपना सर पटकता है, कहता है बुढ़े से कुछ नहीं होगा। जिसके बाद आता है ट्रेनिंग राउंड 2। यहाँ पर गांव वालों से देवसेना को पता चलता है कि उनके खेतों में कुछ सुअर हैं जो कि उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो देवसेना के लिए उनका शिकार करने के लिए धनुष बाण लेकर खेतों में पहुंच जाती है, मगर कुमार वर्मा भी उनसे पीछे का रहने वाले थे, इसीलिए वो बाहुबली के साथ सुअरों को शिकार पर निकल जाते हैं। मगर यहाँ पर भी ट्विस्ट, देवसेना के सुअर पर तीर लगने से पहले बाहुबली के तीर उन सुअरों को लग जाते हैं और वह ऐसा शो कर रहा था कि मानो कुमार वर्मा ने उन सुअरों को मार गिराया। मगर ये सारी चालाकियां देवसेना को समझ आ जाती हैं कि इनके पीछे कुमार वर्मा नहीं बल्कि ये मंद बुद्धि है। तो वो उसे बुलाती और कहती है कि तुम नाटक कर रहे हो क्या मेरे सामने? तुम्हारे इन मजबूत हाथों को देखकर तो लगता है कि इन्होंने जंगें लड़ी हैं। अभी पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जरा इस सांड को खोलकर इसके सामने भेज दो। बाहुबली चाहता तो सांड को 2 मिनट में पटक कर धाराशायी कर सकता था, मगर वो अपनी सच्चाई देवसेना के सामने इस वक्त लाना नहीं चाहता था, इसलिए मंद बुद्धि का नाटक करते हुए उससे जोरदार की टक्कर खा जाता है। जहां पर कटप्पा उन्हें कहता है कि ये आपने क्या किया, इस मंद बुद्धि को इतने बड़े बैल के सामने भिड़वा दिया, जरा कुछ तो सोचो, अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं इसकी माँ को क्या जवाब देता। जिसके बाद इसे देवसेना की खास दासियों से एकदम स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। ये सारी बातें दूर माहेशमती साम्राज्य में भल्लाल देव तक पहुंच जाती है कि इस वक्त बाहुबली कुंतला राज्य में देवसेना को पटाने के अलग अलग हथकंडे आजमा रहा है। इसलिए यहाँ पर वो एक चाल खेलता है और अपनी माँ को कहता है कि मुझे ये लड़की काफी पसंद है, मेरे दिल में इसका चलचित्र बन चुका है। तो शिवगामी उसे आश्वासन देती है कि तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ इसी लड़की से होगी। जिसके बाद तो वो अपने सैनिकों के साथ हजारों किलो सोना, अशर्फियां और बेशकीमती आभूषण उनके राज्य में भिजवाकर शादी का प्रस्ताव रखती है। मगर जो शख्स वो संदेशा उनके राजा को सुनाता है, तो ये सुनकर देवसेना को फील होता है कि ये तो हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, मानो कि शादी का प्रस्ताव नहीं, ये गहने देकर मुझे खरीदने के लिए आया हो। इस वजह से देवसेना शिवगामी के बेटे के साथ शादी का रिश्ता ठुकरा देती है। शी डोंट नो अबाउट दैट कि उसके पास में बाहुबली का नहीं बल्कि भल्लाल देव का रिश्ता आया था। मगर दूर खड़ा बाहुबली ये देखकर सोच रहा था कि उसकी माँ ने उसके लिए यही लड़की चुनी है। जब ये संदेशा आकर शिवगामी को मिलता है कि देवसेना ने उनका ये निमंत्रण ठुकरा दिया, तो इस बात से उनको काफी ज्यादा बुरा लगता है कि आखिर कोई लड़की मेरे बेटे भल्लाल देव का रिश्ता कैसे ठुकरा सकती है, उसे तो मेरे सामने बंदी बनाकर लेकर आना चाहिए। तो वो कबूतर पर एक चुट लगाकर अपने बेटे बाहुबली को यह संदेशा भिजवाती है कि तुम इस वक्त कुंतला में ही हो और कुंतला के राजा की बेटी देवसेना जिसने मेरा अपमान किया उसे पकड़कर बंदी बनाकर यहाँ मेरे सामने लेकर आओ। मीनवाइल कुंतला राज्य पर उन्हीं नक्सलवादियों की एक और बड़ी टीम आकर हमला कर देती है और यहाँ के लोगों को खतरे में आता देख बाहुबली अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी में आकर उन सभी को मारना स्टार्ट कर देता है। वहीं कुमार वर्मा जो कि डरपोक फट्टू किस्म का इंसान जो कि लड़कियों के पीछे जाकर छुप चुका होता है, वो लड़ने के लिए बाहर ही नहीं आ रहा होता है। मगर इस वक्त बाहुबली को लोगों की जरूरत थी, इसलिए वो उसके अंदर जोश भरता है और कहता है कि हर योद्धा को एक मौका मिलता है अपने आप को साबित करने का, जहां पर वो सभी को ये बता देता है कि वो कुछ कर सकता है। वो मौका आज है कुमार वर्मा, दिखा दो इन सभी को कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। जिससे मोटिवेट होकर तो कुमार वर्मा उन सब की चटनी बना देता है। वहीं देवसेना भी किसी से कम नहीं थी और वो अपने तीर धनुष लेकर उन सभी को मारना स्टार्ट कर देती है। और तभी एंट्री होती है वहां पर अमेंद्र बाहुबली की, जो कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 तीरों के साथ उन सभी को धाराशायी कर रहा था। इस कला को देखकर तो देवसेना भी हक्की बक्की रह चुकी थी और तभी वो उसके पास आकर उसे कहता है मणिबंधम बहिर्मुखम। और उसके बाद तो ये दोनों मिलकर अपने 3 तीरों के साथ में सामने से आते हुए सारे नक्सलवादियों को फक्सलवादी बना देते हैं। इतनी दिलेरी और इतनी तेजी देखकर तो देवसेना मानो उसके प्यार में पागल हो चुकी थी। मगर दुश्मन तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसी वजह से बाहुबली एक चाल खेलता है और सामने के बांध को तोड़ देता है, जिससे कि वहां का पानी पूरे
पूरे कुंतला राज्य में आ जाता है और जो बड़ी भारी टीम इनके ऊपर हमला करने वाली थी वो पानी में बह जाती है। ऐसी बेहतरीन तकनीक को देखकर वो सभी शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये इंसान है कौन। और जब खींच के गुस्से में एक जलता लकड़ा उसके सीने पर मारा जाता है तो उनके सामने आता है आमेंद्र बाहुबली, जो कि था महेशमती साम्राज्य का होने वाला राजा। तब जाकर देवसेना को पता चलता है कि जिसका रिश्ता मेरे लिए आया था वो और कोई नहीं बल्कि बाहुबली था। मगर उसी वक्त बाहुबली को उसकी माँ के द्वारा भेजा गया संदेश प्राप्त होता है जिसमें लिखा था कि कुंतला के राजा की बेटी को मेरे पास बंदी बनाकर लाया जाए। हालांकि यहाँ पर बाहुबली उससे प्यार तो करता था मगर माँ के आदेश की अवहेलना भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो उसको बंदी बनाकर अपने साथ महेशमती साम्राज्य ले जाता है। और अब जैसा कि पूरे राज्य में उस बांध के टूट जाने की वजह से पानी भर चुका होता है तो ये एक नाव में बैठकर महेशमती के लिए निकलते हैं। और जब शिवगामी के सामने बाहुबली देवसेना को पकड़कर लेकर आता है तो शिवगामी पूछती है कि तुम्हें रिश्ता क्यों नहीं पसंद, आखिर क्या कमी है मेरे बेटे में। तो देवसेना कहती है कि हाँ मुझे बाहुबली पसंद है। तो शिवगामी कहती है कि नहीं बाहु नहीं, मैंने तुम्हारे लिए भल्लाल देव को चुना है। जिस पर तो देवसेना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैंने तो अपना पति बाहुबली को मान लिया है, मैं उसके अलावा और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। जहां पर कुछ सवाल जवाब बाहुबली के साथ में भी होते हैं तो वो भी कहता है कि माँ मैं दिल से देवसेना को अपना बना चुका हूँ। अगर मैंने आपसे भी वादा किया था इसे बंदी बनाकर लाने का तो देवसेना से भी वादा किया था उसे अपनी धर्म पत्नी बनाने का। जिस बात पर तो शिवगामी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में आकर ये निर्णय लेती है कि आज से महेशमती सिंहासन का असली राजा बाहुबली नहीं बल्कि भल्लाल देव होगा। और साथ ही आज से बाहुबली को बनाया जाता है भल्लाल देव का सेनापति। जिसके बाद पूरे राज्य के सामने बाहुबली यह शपथ लेता है कि अमेंद्र बाहुबली यानी मैं मेरी माँ शिवगामी को साक्षी मानकर ये वादा करता हूँ कि अगर राजा की जान बचाने के लिए अगर मुझे अपने प्राण भी त्यागने पड़े तो संकोच नहीं करूंगा। और तभी से भल्लाल देव महेशमती का राजा बन जाता है। जिसके बाद समय आगे बीतता जाता है और एक वक्त ऐसा आता है जब मंदिर में पूजा करने के लिए देवसेना को खुद गांव वालों के साथ में लाइन में लगना पड़ता है। लेकिन तभी एक शख्स वहां मंदिर में आती हुई हर लड़की पर बुरी नजर डाल रहा होता है, उन्हें छू रहा होता है हर जगह और हर किसी के साथ में बदसलूकी कर रहा होता है। ये सब कुछ देखकर देवसेना को गुस्सा आ जाता है और जब उसकी बारी आती है तो वह उस पर भी हाथ डालने की कोशिश करता है मगर देवसेना वहीं पर उसकी उंगलियां काट देती है। जिसके बाद एक सभा बिठाई जाती है जिसके अंदर देवसेना को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया जाने वाला होता है। बट उसी मोमेंट पर वहां पर बाहुबली पहुंचता है और पूछता है कि आखिर आपने गर्भवती औरत को बेड़ियों में क्यों जकड़ रखा है। तो शिवगामी कहती है कि इसने हमारे एक सैनिक की उंगलियां काट दी। तो बाहुबली देवसेना से पूछते हैं कि आखिर ऐसा करने के पीछे रीजन क्या था, जहां पर देवसेना उसे बताती है कि वो मंदिर में चढ़ने वाली हर औरत के ऊपर गलत नजर डाल रहा था, उन्हें छू रहा था, उनके साथ बदसलूकी कर रहा था और जब मैं आगे बढ़ी तो उसने मेरे साथ भी ऐसा किया। तो बाहुबली कहता है गलत किया देवसेना, औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते हैं उसका गला। लेकिन राज्य में इस कत्लेआम को देखकर रानी उसे वहां से बाहर निकाल देती है और कहती है कि आज से तुम एक आम इंसान की जिंदगी जियोगे। जिसके बाद बाहुबली और देवसेना गांव में जाकर एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करने लगते हैं। मगर एक राजा तो पहले भी राजा था और राज भी राजा है। बाहुबली की शान वैसी ही बरकरार थी जैसी कि जब वो महल में रहा करता था और आज जब वो एक झोंपड़े में रह रहा है। मगर ये सब भल्लाल देव से सहन नहीं होता और वो एक चाल खेलता है। अपने आप पर झूठे हमले में कुमार वर्मा को जान से मरवा देता है और अपनी मां शिवगामी तक ये संदेश पहुंचाता है कि मुझ पर यह हमला बाहुबली ने करवाया। जहां गुस्से में शिवगामी बिना कुछ सोचे समझे कटप्पा यानी कि अपने सबसे वफादार सिपाही को बुलाकर ये कहती है कि जाकर बाहुबली को मार दो। एंड दैट इज द एक्चुअल रीजन जहां पर कटप्पा जिसने अपनी वफादारी महेशमती साम्राज्य के राजा के लिए सौंप दी थी उसे ऐसा करना पड़ता है और अपने इन्हीं निर्दय हाथों के साथ बाहुबली को जान से मार देना पड़ता है। मगर उसी वक्त वहां पर भल्लाल देव आ जाता है और उसे कहता है कि मेरे कुत्ते तूने बिल्कुल सही काम किया। मुझे तो पहले लग रहा था कि तू अपनी वफादारी से मुकर जाएगा मगर आज मुझे पता चला कि तू हमारा कितना वफादार है। ये तो मेरी ही चाल थी इस राज्य को हथियाने की। मैंने ही अपनी मौत का षड्यंत्र बनाया था ताकि तू आकर बाहुबली को जान से मार दे। ये सुनकर तो कटप्पा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसे तो यह आभास नहीं था कि ये सब कुछ भल्लाल देव की चाल थी। वो जाकर शिवगामी को इसके बारे में बताता है कि आपने बस गुस्से में आकर ये निर्णय ले लिया कि कौन सही और कौन गलत है। इसके बारे में एक बार सोचना तो चाहिए था। राजगद्दी को हथियाने के लिए भल्लाल देव ने जानबूझकर ये षड्यंत्र खेला था और आपने उसके बहकावे में आकर मेरे द्वारा
इस राज्य की शान को मिटवा दिया। ये सुनकर तो शिवगामी की आंखों से आंसू नहीं रुकते। वहीं दूसरी ओर देवसेना एक बेटे को जन्म देती है और अब जब सच्चाई शिवगामी के सामने आ चुकी थी तो वो पूरे राज्य के सामने देवसेना के बेटे को इस राज्य का असली हकदार, असली राजगद्दी का मालिक बता देती है। बट अगेन भल्लाल देव से ये सब कुछ सहन नहीं होता और वो इस बच्चे को मरवाने की प्लानिंग बनाता है। देन अगेन कहानी वहीं से पहुंचती है फ्लैशबैक में, यानी कि इसके फर्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग में, जहां पर शिवगामी कुछ सैनिकों से बचकर भाग रही होती है एक बच्चे को हाथ में लेकर। और वहीं से कहानी आती है इसके प्रेजेंट टाइम में, जहां पर शिवा और साथ ही अब उसके राज्य के सैनिक तैयार थे उसका साथ देने के लिए, क्योंकि अब उसका मेन मोटिव था अपनी मां देवसेना को उस जल्लाद भल्लाल देव के कब्जे से छुड़वाना। और फिर अगेन शुरुआत होती है इस मूवी एक और वन ऑफ द लेजेंडरी फाइट की, जहां पर भल्लाल देव इसके फर्स्ट पार्ट से भी ज्यादा बड़ा स्पिनर लेकर उन सभी को काटने लगता है और लग रहा था कि मानो जंग सिर्फ एक तरफा है, यानी कि भल्लाल देव का पलड़ा भारी है, क्योंकि उसके सैनिक ऊपर से तीर पर तीर चलाए जा रहे थे और यहाँ जमीन पर बाहुबली और उसकी सेना उनके सामने घुटने टेकती नजर आती है। लेकिन तभी तेज चालाक शिवा एक नया पैतरा आजमाता है और लोगों को पेड़ पर बांधकर गुलेल की तरह उन्हें दूसरी ओर फेंकता है, जहां पर लैंडिंग के वक्त वो अपनी शील्ड को इस्तेमाल करते हैं कैप्टन अमेरिका की तरह। जंग का ये पैतरा मुझे काफी ज्यादा यूनिक लगा। आपको इसके बारे में क्या लगता है? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आपके ओपिनियंस जरूर शेयर कीजिएगा। आई नो दैट कि ये सब कुछ CGI के थ्रू हुआ है और ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी मुझे आपके ओपिनियन जरूर बताइएगा कि आपको ये फाइटिंग स्किल, ये नए पैतरे अपनी इंडियन मूवीज के अकॉर्डिंग कैसे लगे। जहां एक तरफ तो भल्लाल देव और शिवा के बीच में एक जोरदार फाइट चल रही होती है, वहीं पर हम व्यूअर्स को ये भी पता चलता है कि टोटल 26 साल पूरे हो चुके हैं और आज होता है राक्षस दहन उत्सव। जैसा कि आज से 26 साल पहले इस रस्म को पूरा करने के लिए शिवगामी ने बिना अपने कदमों को रोके इस प्रथा को पूरा किया था, वैसा ही एक सिनेरियो इस बार भी क्रिएट हो जाता है, जहां पर देवसेना अपने सर पर अग्निकुंड रखकर बिना अपने कदमों को रोके उस चलती जंग में अपने टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करती है। मीनवाइल इन दोनों की लड़ाई एक अलग ही रुख ले चुकी होती है, जहां पर लड़ते लड़ते तो ये दोनों उस पूरे स्वर्ण मूर्ति को ही पटक कर रख देते हैं, जिससे उस स्वर्ण मूर्ति की मुंडी टूट जाती है। और अब जैसा कि हम जानते हैं कि भल्लाल देव फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो वो अपने पंजे से शिवा के सीने पर जोरदार प्रहार कर देता है, मगर शिवा भी बाहुबली का बेटा था जिसने झुकना कभी सीखा नहीं था। वहीं पर सामने स्थित शिवलिंग पर जब भभूत पड़ी थी, शिवा उस भभूत को अपने सीने पर लगाता है और अपने बहते खून को रोकता है और अगेन उससे फाइट करना स्टार्ट कर देता है, जहां पर वो उसकी कुत्ते की तरह पिटाई करता है, खूब धोता है। और एक मोमेंट ऐसा आता है जहां पर भल्लाल देव लड़खड़ाते हुए उसी लकड़ियों की सेज में जाकर गिरता है, जो कि देवसेना ने पिछले 26 सालों तक एक एक लकड़ी को चुनकर बनाई थी। और फिर जाकर एक धधकती ज्वाला के साथ में भल्लाल देव का अंत होता है। उसकी चीखें माहेशमती की हर दीवार को पूरी तरीके से हिलाकर रख देती है और फाइनली शिवा को बना दिया जाता है माहेशमती का असली राजा। और इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद में मैं ऐसी ही एक और बेहतरीन मूवी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।